मेरे साथ मंच पर बैठे हुए सभी अग्रगणी सज्जन और मेरे व्याख्यान के लिए आए हुए आप सभी सज्जनों, मैं सबसे पहले प्रगति मित्र मंडल का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने मेरा ये व्याख्यान आयोजित किया और आपका भी आभारी हूं कि आप मेरे इस व्याख्यान के लिए यहां पर आए, आपने समय निकाला। पिछले 4-5 दिनों से मैं बहुत दुखी हूं और मेरे दुख का कारण है कि हिंदुस्तान में ब्रिटेन की रानी आई हुई और वो जो ब्रिटेन की रानी इस देश में आई है उसको हमारे देश की सरकार ने बाकायदा निमंत्रण देकर बुलाया है। तो एक बाजू में तो हमारी सरकार कहती है कि देश में आजादी के 50 साल पूरे हो गए हैं और हम आजादी की स्वर्ण जयंती मना रहे हैं। दूसरी तरफ हमारी सरकार ऐसे लोगों को बुलाकर ला रही है जिन्होंने ये देश गुलाम बनाया था, जिन अंग्रेजों ने इस देश पर 250 साल राज किया, जिन अंग्रेजों ने इस देश की पूरी अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया, जिन अंग्रेजों ने भारतीय खेती को बर्बाद कर दिया, भारतीय कृषि को बर्बाद किया, जिन अंग्रेजों ने भारतीय संस्कृति, भारतीय शिक्षण पद्धति को बर्बाद किया, जिन अंग्रेजों के कारण हमारे देश की न्याय पद्धति का नाश हो गया और जिन अंग्रेजों के कारण हमारे देश की कई पीढ़ियां गुलामी के दौर में अपने आप को जिंदा रखकर बढ़ा पाई आगे, ऐसे अंग्रेजों के प्रतिनिधि ब्रिटेन की रानी को हिंदुस्तान में बुलाना मुझे बहुत अखर रहा है। मेरे जैसे नौजवान को यह समझ में नहीं आ रहा है कि ब्रिटेन की रानी आई क्यों है। पिछले 50 साल में ब्रिटेन ने और ब्रिटेन की सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे यह सिद्ध होता हो कि ब्रिटेन की सरकार पश्चाताप करना चाहती है। और अगर वो पश्चाताप ही करना चाहते थे तो हिंदुस्तान से वो सारी व्यवस्थाओं को वापस ले जाते जो उन्होंने हिंदुस्तान में डालकर छोड़ी, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं है। और पिछले 50 साल में ब्रिटेन ने ऐसा कोई सबूत भी पेश नहीं किया है कि वो हिंदुस्तान के प्रति कोई दया भाव रखते हैं, कोई सद्भावना रखते हैं। तो ऐसे समय में जब इस देश की आजादी की स्वर्ण जयंती मनाई जा रही हो, इस देश में गुलामी के दिनों की याद दिलाने के लिए ब्रिटेन की महारानी को बुलाना मैं हिंदुस्तान के शहीदों का अपमान मानता हूं। हिंदुस्तान के जिन लाखों करोड़ों शहीदों ने ब्रिटेन की आताताई व्यवस्था को, ब्रिटेन की साम्राज्य व्यवस्था को हिंदुस्तान से उखाड़ फेंकने में अपने प्राणों का बलिदान किया हो, अपनी कुर्बानियां दी हो, लाखों नौजवान अंग्रेजों की गोलियों के शिकार हुए हो, हजारों लोगों को काले पानी की सजा मिली हो और हजारों लाखों लोगों को अंग्रेजों ने फांसी के फंदे पर लटकाया हो, ऐसे हिंदुस्तान में उन अंग्रेजों का स्वागत करना मुझे बहुत अपमानजनक लग रहा है। पिछले 5-6 दिनों से भारत सरकार जश्न मना रही है महारानी के हिंदुस्तान में आगमन का और इस देश का पग पग पर अपमान किया जा रहा है रानी के आने से। ब्रिटेन की रानी जो हिंदुस्तान में आई है, आप में से शायद बहुत कम लोग जानते होंगे इस बात को कि ब्रिटेन की रानी जो इस देश में आई है उसको पासपोर्ट और वीजा की जरूरत नहीं है हिंदुस्तान में आने के लिए। बिना पासपोर्ट के और बिना वीजा के रानी को हिंदुस्तान में बुलाया गया है। दुनिया के किसी भी देश में आप जाइए, आपको पासपोर्ट अगर नहीं है आपके पास
तो आप घुस नहीं सकते उस देश में। दुनिया के किसी भी देश में जाइए, अगर आपके पास वीजा नहीं है तो आपको एयरपोर्ट से ही वापस दूसरी फ्लाइट में भेज दिया जाएगा। दुनिया के किसी भी देश में यह प्रोटोकॉल नहीं है कि बिना पासपोर्ट और बिना वीजा के कोई आदमी एक देश से दूसरे देश में जा सके। ऐसा कहीं नहीं होता। ब्रिटेन की रानी को अगर अमेरिका में जाना पड़े तो अमेरिका में बाकायदा पासपोर्ट लेना पड़ता है, वीजा भी लेना पड़ता है, तब ब्रिटेन की रानी अमेरिका जा सकती है। अगर ब्रिटेन की रानी को जर्मनी जाना पड़े, फ्रांस जाना पड़े, तो फ्रांस की सरकारें बिना वीजा और पासपोर्ट के ब्रिटेन के किसी भी राजा या रानी को अपने देश में घुसने की परमिशन नहीं देते। वो लोग क्या मानते हैं कि ये हमारे देश के राष्ट्रीय सम्मान का प्रश्न है। इसलिए कभी भी ब्रिटेन की रानी अगर फ्रांस जाए, अमेरिका जाए या किसी भी ऐसे देश में जाए तो वहां पर उनको पासपोर्ट लेना ही पड़ता है, वीजा लेना ही पड़ता है। लेकिन हिंदुस्तान में रानी आई है बिना पासपोर्ट और वीजा के। क्यों? ऐसा क्यों है? एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि ब्रिटेन का साम्राज्य खत्म हो गया है, ब्रिटेन का राज्य खत्म हो गया है। पहले कभी ब्रिटेन की महारानी हमारी महारानी होती थी, अब तो हमारी महारानी वो नहीं है, क्योंकि अब तो अंग्रेजों का राज्य नहीं है इस देश में, अब तो अंग्रेजों का शासन नहीं है, अब तो अंग्रेजों की व्यवस्था नहीं चलती। तो जब यह देश गुलाम था अंग्रेजों का, उस जमाने में रानी अगर बिना पासपोर्ट और वीजा के आती थी तो समझ में आता था, क्योंकि वो अपने ही एक दूसरे देश में जाती थी। इंग्लैंड के लोग हिंदुस्तान को अपना एक उपनिवेश मानते थे, अपनी एक कॉलोनी मानते थे। तो चूंकि हमारा देश अंग्रेजों की एक कॉलोनी था और अंग्रेजों का एक उपनिवेश था, तो अंग्रेजों के किसी भी राजा को, अंग्रेजों के किसी भी अधिकारी को हिंदुस्तान में आने के लिए पासपोर्ट नहीं लेना पड़ता था, वीजा नहीं लेना पड़ता। तो ये बात अगर 1947 के पहले की होती तो मेरे जैसे आदमी को समझ में आने वाली बात थी। लेकिन आज तो अंग्रेजों के उपनिवेश हम नहीं हैं, ऐसा ही कहा जाता है ना। आज तो हम आजाद हैं, यही कहा जाता है ना। 15 अगस्त 1947 में यह देश अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो गया है, यही बताया जाता है हमको। तो अगर आज हम अंग्रेजों के उपनिवेश नहीं हैं, आज हम उनके साम्राज्य के हिस्से नहीं हैं, तो ब्रिटेन की रानी को पासपोर्ट और वीजा के साथ ही इस देश में आने की अनुमति मिलनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। तो ये दो बातें हैं, या तो हम ब्रिटेन के उपनिवेश हैं आज भी, तभी रानी बिना पासपोर्ट और वीजा के आ सकती है, और या हम ब्रिटेन के उपनिवेश अगर नहीं है तो रानी को पासपोर्ट और वीजा लेना चाहिए था। कभी भी दो सत्य एक साथ नहीं चलते। या तो यह सच है कि हिंदुस्तान आज भी ब्रिटेन का उपनिवेश है, तब तो रानी का बिना पासपोर्ट और वीजा के हमारे देश में आना समझ में आता है। और या फिर यह सच है कि हिंदुस्तान ब्रिटेन का अब गुलाम नहीं है, इसलिए रानी को पासपोर्ट और वीजा के साथ ही आना चाहिए। लेकिन घटना तो यह घटित हुई है कि रानी को पासपोर्ट और वीजा की जरूरत नहीं है, यह बात हिंदुस्तान की सरकार ने कही है। तो इसका एक ही अर्थ निकलता है, या तो यह अर्थ निकलता है जैसे आप अगर विदेश जाएं और आप हिंदुस्तान के नागरिक हैं, तो हिंदुस्तान की नागरिक की हैसियत से आप दुनिया के किसी भी देश में जाइए घूमने के लिए। जब आप वापस अपने देश में आएंगे तो कोई आपसे पासपोर्ट नहीं पूछेगा, कोई वीजा नहीं पूछेगा। क्यों नहीं पूछेगा? दिल्ली के एयरपोर्ट पर या बंबई के हवाई अड्डे पर जब आप उतरते हैं, किसी भी दूसरे देश की यात्रा करके आप जब लौटते हैं, तो आपसे पासपोर्ट नहीं देखा जाता, आपसे वीजा के बारे में नहीं पूछा जाता। क्यों? क्योंकि आप इस देश के नागरिक हैं। और अगर आप भारत के नागरिक हैं तो अपने ही देश में आने के लिए आपको पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, वीजा की जरूरत नहीं है। अगर आप भारत के किसी भी गांव में जाना चाहें,
भारत के किसी भी प्रदेश में जाना चाहें तो आपको पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, वीजा की जरूरत नहीं है। तो ब्रिटेन की रानी अगर हिंदुस्तान में आई है तो या तो यह माना जाना चाहिए कि वो या तो हिंदुस्तान की नागरिक है, क्योंकि हिंदुस्तान के नागरिक को अपने देश में आने के लिए पासपोर्ट और वीजा की जरूरत नहीं है, या आज भी हिंदुस्तान ब्रिटेन का उपनिवेश है, इसलिए रानी को पासपोर्ट और वीजा की जरूरत नहीं है। इन दोनों में से कोई एक बात सत्य है, लेकिन यह सत्य बात हिंदुस्तान के बड़े बड़े नेताओं के दिमाग में आ नहीं रही है, जो रानी के स्वागत में लगे हुए हैं। और हिंदुस्तान के जितने बड़े अखबार हैं, उनमें से किसी भी अखबार में यह बात नहीं छपी है कि रानी को बिना पासपोर्ट और बिना वीजा के हिंदुस्तान में घुसने की अनुमति क्यों मिली और किसने दी। इससे दो ही बातें सिद्ध होती, या तो रानी हिंदुस्तान की नागरिक है और या हिंदुस्तान ब्रिटेन का उपनिवेश है। और अगर ये दोनों बातें सत्य हैं तो ये 15 अगस्त 1947 को हमारी आजादी की बात क्यों कही जाती है फिर? तो वो झूठ है इसका मतलब कि 15 अगस्त 1947 को हम आजाद ही नहीं हुए, क्योंकि अगर 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हो गए होते तो आज हिंदुस्तान ब्रिटेन का उपनिवेश नहीं होता, और अगर हिंदुस्तान ब्रिटेन का उपनिवेश नहीं होता तो रानी को हिंदुस्तान में आने के लिए पासपोर्ट लेना पड़ता, वीजा लेना पड़ता। और इसलिए मैं बहुत दुखी हूं। आपके देश का राष्ट्रपति जब किसी दूसरे देश की यात्रा पर जाता है तो उस देश के प्रोटोकॉल के हिसाब से काम करना पड़ता है। और आपको मैं एक जानकारी दे दूं, आपके देश का राष्ट्रपति अगर अमेरिका की यात्रा पर जाए, आपके देश का प्रधानमंत्री अगर अमेरिका की यात्रा पर जाए, तो आपके राष्ट्रपति के जो अंगरक्षक होते हैं और आपके प्रधानमंत्री के जो अंगरक्षक होते हैं, उनसे हथियार रखवा लिए जाते हैं एयरपोर्ट पर, और अंगरक्षकों को राष्ट्रपति के साथ चलने नहीं दिया जाता। अगर हमारे देश का राष्ट्रपति किसी दूसरे देश में जाए तो राष्ट्रपति के साथ जो फौज जाएगी, जो उनके अंगरक्षक जाएंगे, उनके हथियार वहां एयरपोर्ट पर रखवा लिए जाते हैं और उनको बिना हथियार अपने राष्ट्रपति के साथ जाने की अनुमति मिलती है। कई बार तो अंगरक्षकों को एयरपोर्ट पर रोक दिया जाता है और जाने भी नहीं देते। लेकिन ब्रिटेन की महारानी तो अपने साथ पूरे के पूरे अंगरक्षकों को लेकर आई है, उसको तो रोका नहीं गया इस देश में, उसके अंगरक्षकों को तो इस देश में आने की खुली छूट मिली है। बल्कि हिंदुस्तान के सिपाही रानी की रक्षा नहीं कर सकते, इसलिए ब्रिटेन की सरकार कहती है कि हमने अपने अंगरक्षक भेजे हैं। और जिसने भी टेलीविजन देखा हो या अखबारों में पढ़ा हो, समाचार देखे हो, पढ़े हो या फोटोग्राफ देखे हो, उसमें बहुत स्पष्ट है कि रानी की रक्षा के लिए जितने अंगरक्षक आए हैं वो सब के सब ब्रिटेन से बुलाए गए। जबकि आपका राष्ट्रपति अगर जाए उनके देश में तो उसको अपने अंगरक्षक ले जाने की परमिशन नहीं है। क्यों? यह दूसरी बात भी यही सिद्ध करती है कि आपके देश की राजनीतिक गुलामी अभी भी बरकरार है। और तीसरी, उससे भी ज्यादा अपमान की बात है जो मेरे कलेजों को इस समय आग की तरह से चुभा रही है। वो अपमान क्या हुआ है? हिंदुस्तान की सरकार ने रानी के सम्मान में दिल्ली में एक कार्यक्रम आयोजित किया, और दिल्ली में सरकार का एक म्यूजियम है जिसका नाम है नेशनल म्यूजियम, राष्ट्रीय संग्रहालय, उसने वो कार्यक्रम आयोजित किया। और उस कार्यक्रम के आयोजन के लिए जो निमंत्रण पत्र बांटे गए, उन निमंत्रण पत्रों में राष्ट्रपति का नाम नीचे है, रानी का नाम ऊपर है। क्यों? हिंदुस्तान की सारी राष्ट्रीय अस्मिता और सम्मान को चोट पहुंचाई है जब रानी का नाम ऊपर है और हमारे देश के राष्ट्रपति का नाम नीचे है। और इस देश का राष्ट्रपति इस देश के संविधान का सबसे प्रमुख व्यक्ति है। भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय संविधान का सबसे प्रमुख व्यक्ति है राष्ट्रपति, सारे राष्ट्र का प्रमुख व्यक्ति है वो।
और भारतीय संविधान के अनुसार वो राष्ट्र का प्रथम पुरुष है, पहला व्यक्ति है। तो जो हमारे राष्ट्र का पति है, जो राष्ट्र का प्रथम पुरुष है, जो भारतीय संविधान का सबसे प्रमुख व्यक्ति है, उसका नाम नीचे और एक विदेशी का नाम ऊपर, यह कैसे हो गया इस देश में? और इसको मैं भारतीय संविधान का सरासर अपमान मानता हूं। इसको मैं भारतीय राज्य व्यवस्था का सरासर अपमान मानता हूं। और यह अपमान आपकी सरकार ने किया है, क्योंकि वो निमंत्रण कार्ड भारत सरकार ने छपाया है। और अगर उस निमंत्रण कार्ड पर रानी का नाम ऊपर है, राष्ट्रपति का नाम नीचे है, तो यह दुर्घटना कब होती थी? यह दुर्घटना होती थी जब हिंदुस्तान गुलाम था अंग्रेजों का। और जब हिंदुस्तान गुलाम था अंग्रेजों का, तो अंग्रेजों का राजा इस देश में आया था, जिसका नाम था जॉर्ज पंचम। सन 1911 में आया था वो इस देश में। तो जब जॉर्ज पंचम इस देश में आया था, तो जॉर्ज पंचम का नाम ऊपर था और हिंदुस्तान में जो वायसराय था अंग्रेजों का, उसका नाम नीचे था। तो उस जमाने में अगर यह दुर्घटना हुई, तो मैं मानने को तैयार हूं कि 1911 में यह देश ब्रिटेन का गुलाम था, उपनिवेश था, ब्रिटेन का शासन इस देश पर चलता था। लेकिन आज आजादी के 50 साल में अगर वही दुर्घटना हो रही है, तो कौन सी बात मैं मानूं? या तो यह देश ब्रिटेन का उपनिवेश है, तभी यह संभव हो सकता है कि ब्रिटेन की महारानी का नाम ऊपर हो और हिंदुस्तान के राष्ट्रपति का नाम नीचे हो। क्योंकि इंग्लैंड में और ब्रिटेन में यह परंपरा है, इंग्लैंड का जो प्राइम मिनिस्टर होता है, ब्रिटेन का जो प्राइम मिनिस्टर होता है, उसका नाम हमेशा रानी के नाम के नीचे होता। और ब्रिटेन में रानी की हैसियत राष्ट्रपति के बराबर की होती है, तो वहां रानी का नाम ऊपर होता है और ब्रिटेन की संसद का जो प्रधानमंत्री होता है, उसका नाम नीचे होता है, क्योंकि रानी ब्रिटेन की महारानी है। मेरे देश की तो नहीं है महारानी वो, लेकिन मेरे देश में यह क्यों हो गया? और यह कोई प्रिंटिंग मिस्टेक थी, ऐसा नहीं है। भारत सरकार ने बाकायदा इसके लिए तर्क दिया है कि हमने यह किया है और जानबूझकर किया है। और मैं ये इंतजार कर रहा हूं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट हमने बनाए हैं, ये संविधान की रक्षा करने के लिए बनाए हैं हमने। और अगर संविधान का अपमान हो रहा है, तो हिंदुस्तान का सुप्रीम कोर्ट खामोश क्यों है? क्यों नहीं पिछले 5 दिन में भारत सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने कोई स्ट्रिक्चर इशू किया है? क्यों नहीं किया है? क्या हमने सुप्रीम कोर्ट इसलिए बनाए हैं कि यह खामोशी के साथ देश का अपमान होते हुए देखें, देश के संविधान का अपमान होते हुए देखें? इसलिए हमने बनाए हैं ये सुप्रीम कोर्ट। हिंदुस्तान का सुप्रीम कोर्ट खामोश है। इतने बड़े राष्ट्रीय अपमान के प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट बोल नहीं रहा है। सब खामोशी के साथ मुंह सिलकर बैठे हुए हैं। और दूसरी तरफ हिंदुस्तान की सारी राजनीतिक पार्टियों के बड़े नेता खामोश हैं। किसी भी नेता का बयान नहीं आया है इतने बड़े राष्ट्रीय अपमान के प्रश्न पर। किसी भी राजनीतिक पार्टी ने बयान नहीं दिया है, इतना बड़ा अपमान हुआ है इस देश का इस सवाल पर। और इस देश में कुछ राजनीतिक पार्टियों को तो हम राष्ट्रवादी कहते हैं, कुछ राजनीतिक पार्टियां तो भारतीय संस्कृति के लिए मरने मिटने को तैयार हैं, कुछ राजनीतिक पार्टियां तो भारतीय अस्मिता के लिए अपनी जान न्यौछावर करने को तैयार है। ऐसी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से भी कोई बयान नहीं है आज तक। जो अपने आप को राष्ट्रवादी मानते नहीं, उनसे तो हम कोई उम्मीद कर नहीं सकते, लेकिन जो हमेशा से अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं, उनकी तरफ से भी तो कोई बयान नहीं आया है। इतना बड़ा राष्ट्रीय अपमान का प्रश्न है ये। और उससे भी बड़ा राष्ट्रीय अपमान उस दिन हुआ जब रानी को दिल्ली में 21 तोपों की सलामी दी गई।
हिंदुस्तान में प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल क्या है कि जब कोई नया राष्ट्रपति पद ग्रहण करता है तब नए राष्ट्रपति को 21 तोपों की सलामी दी जाती है, बाकी किसी को नहीं दी जाती। जब कोई नया व्यक्ति राष्ट्रपति बनता है तब हिंदुस्तान के पार्लियामेंट के प्रोटोकॉल के अनुसार उसको 21 तोपों की सलामी दी जाती है। सिर्फ इस देश का राष्ट्रपति हकदार है 21 तोपों की सलामी लेने के लिए, लेकिन ब्रिटेन की रानी के लिए 21 तोपों की सलामी दी गई है उस दिन, जिस दिन वो उतरी है दिल्ली में। इससे बड़ा राष्ट्रीय शर्म का कोई दूसरा प्रश्न हो नहीं सकता। और ये जो राष्ट्रीय प्रश्न खड़ा हो गया है इस देश में, ये हर व्यक्ति से दो ही सवाल पूछ रहा है। मैं अपने आप से ये दो प्रश्न पूछ रहा हूं, क्या हम आजाद हैं? क्या ये भारत ब्रिटेन का उपनिवेश नहीं है? और अगर ये ब्रिटेन का उपनिवेश नहीं है तो ये तमाशा क्यों हो रहा है? और या तो फिर हम ये कहें ईमानदारी से कि हम आज भी ब्रिटेन के उपनिवेश हैं, तो फिर 15 अगस्त 1947 क्यों मनाते हैं हम? फिर क्यों पिछले 50 साल से 15 अगस्त का नाटक चलता है इस देश में? क्यों मुझे बड़े बचपन से यह याद दिलाया गया है कि 15 अगस्त तुम्हारा स्वतंत्रता दिवस है? काहे का स्वतंत्रता दिवस है, जब आज भी हम उसी गुलामी में फंसे हुए हैं जो कभी अंग्रेजों के जमाने में चला करती थी। और उससे भी ज्यादा अपमान मुझे लगा जब ब्रिटेन की रानी के सम्मान में वही गीत गाया गया जो जॉर्ज पंचम के सम्मान में 1911 में गाया गया था कलकत्ता में। कौन सा गीत था वो? हिंदुस्तान में ब्रिटेन के लोगों के समर्थक बहुत बड़ी संख्या में रहे, और ना सिर्फ ब्रिटेन के समर्थक रहे बल्कि अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले घराने इस देश में रहे। अंग्रेजों की जी हजूरी करने वाले घराने इस देश में रहे। और जिन खानदानों ने अंग्रेजों के जितने ज्यादा तलवे चाटे, उन्हीं खानदानों का नाम इस देश में गर्व से लेते हैं लोग। जो अंग्रेजों के सबसे ज्यादा पिट्ठू बनकर रहे, जो अंग्रेजों के चरणों में साष्टांग बिछ जाते थे, ऐसे ही लोगों को इस देश के इतिहास में पढ़ाया जाता है। और ऐसा ही एक खानदान था जो अंग्रेजों की गुलामी में आकंठ डूबा हुआ था। उस खानदान का नाम था टैगोर खानदान। और उस टैगोर खानदान का एक व्यक्ति था जिसका नाम था रविंद्रनाथ टैगोर। उस रविंद्रनाथ टैगोर ने जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए एक गीत लिख दिया था। और ना सिर्फ उस आदमी ने वो गीत लिखा, बल्कि कलकत्ता में जब जॉर्ज पंचम पहुंचा और उस भरी सभा में जहां लाखों लोग उपस्थित थे, हिंदुस्तान की गुलामी का गीत गाया गया और ब्रिटेन के राजा का सम्मान किया गया। और ये काम रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने मुंह से किया। और वो गीत कौन सा था जो रविंद्रनाथ टैगोर ने इंग्लैंड के राजा की स्तुति का गान करते हुए लिखा था? वो गीत वही है जिसको आप कहते हैं जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। बहुत शर्म आती है मेरे जैसे आदमी को जब वो गीत गाने के लिए कोई मुझे कहता है कि ये गाओ। क्यों गाएं उस गीत को? रविन्द्रनाथ टैगोर तो चापलूसी करते थे अंग्रेजों की। रविन्द्रनाथ टैगोर तो चाटुकार थे अंग्रेजों के। और रविन्द्रनाथ टैगोर तो साइकोफेंट थे अंग्रेजों के। इसलिए उन्होंने अंग्रेजों के राजा के सम्मान में वो गीत लिखा था। मैं तो नहीं हूं, मुझे तो अंग्रेजों की चापलूसी से कोई मतलब नहीं है। मैं तो अंग्रेजों का उससे ज्यादा विरोधी हूं जितना कोई हो सकता। लेकिन मेरे आजाद देश में उस गीत को बार बार गवाया जाए, यह मेरा राष्ट्रीय अपमान का प्रश्न है। और जिस गीत को अंग्रेजों के राजा जॉर्ज पंचम के स्वागत में गाया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने, वही गीत 5 दिन पहले दिल्ली के एयरपोर्ट पर गाया गया महारानी के सम्मान में। आपने कभी ध्यान दिया है उस गीत के शब्द क्या हैं और उन शब्दों का मतलब क्या है? जनगण मन अधिनायक जय हे, हिंदुस्तान की जनता के मनों के अधिनायक तुम्हारी जय हो।
ये मतलब है। जनगण मन अधिनायक जय है, माने जॉर्ज पंचम, तुम हिंदुस्तान की जनता के मनों के, जनता के गणों के अधिनायक हो, सुपर बॉस हो, इसलिए तुम्हारी जय हो। ये रविन्द्रनाथ टैगोर गा रहे हैं। भला इससे ज्यादा चाटुकारिता का दूसरा कोई प्रमाण मिल सकता? इससे ज्यादा साइको फैंसी का दूसरा कोई प्रमाण आपको मिल सकता? और दूसरी लाइन है, जनगण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता, माने तुम भारत के भाग्य विधाता हो, माने हमारा भाग्य तुम लिख रहे हो। ये तो कोई भगवान से भी नहीं कहता है। लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर ने तो हिंदुस्तान के साम्राज्यवादी राजा का प्रतीक जो जॉर्ज पंचम था, उसको भगवान से भी ऊपर रख दिया था कि तुम तो भारत के भाग्य विधाता हो। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना जंगा, उच्छल जलधि तिरंग, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे। माने पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, ये सारा हिंदुस्तानी इलाका तुम्हारे लिए आशीष मांग रहा है, तब शुभ आशीष मांगे। तुम्हारी भलाई की प्रार्थना कर रहा है। ये पूरा हिंदुस्तान जो अंग्रेजों की गुलामी में सिसक रहा था, उसको रविन्द्रनाथ टैगोर लिख रहे हैं कि ये सारा का सारा हिंदुस्तान तुम्हारे लिए आशीष मांग रहा है, तब शुभ आशीष मांगे। और वो सारी की सारी आशीष हम तुमको दे रहे हैं अपनी तरफ से। और अंत में जनगण मंगलदायक जय है, भारत भाग्य विधाता, वही भारत के भाग्य विधाता तुम्हारा मंगल हो, तुम्हारा कल्याण हो। माने जो हमको गुलाम बनाने के लिए आए हैं, उनकी चाटुकारिता में कोई आदमी कितना बिच सकता है, इसका ये निकृष्ट नमूना है। और अंत में वो कह रहे हैं कि जय है जय है जय है, माने तुम्हारी ही जय है, तुम्हारी ही जय है, तुम्हारी ही जय है। ऐसा गुलामी का प्रतीक गीत ये गुलामी के दिनों में गाया गया एक ऐसे हिंदुस्तानी की तरफ से जिसको शायद आप बड़े श्रद्धा की नजर से देखते हैं। और ये गीत जब गा दिया था उन्होंने और चरणों में बिछ गए थे रविन्द्रनाथ टैगोर, तब अंग्रेजों ने उनको नोबेल प्राइज दिलवा दिया था पुरस्कार के रूप में। रविन्द्रनाथ टैगोर को ऐसे ही नोबेल प्राइज नहीं मिला था। अंग्रेजों ने कुछ नियम बनाए थे, कुछ परंपराएं बनाई थी। और अंग्रेजों के नियम क्या थे? जो अंग्रेजों की जितनी ज्यादा चाटुकारिता करे, जो अंग्रेजों के जितने ज्यादा पैर चाटे, उसी को अंग्रेजी सरकार राय बहादुर का खिताब देती थी। उसी को अंग्रेजी सरकार हिंदुस्तान में और इंग्लैंड में नाइटहुड की पदवियां दिया करती थी। ऐसे ही लोगों को अंग्रेजों की तरफ से इनाम मिलते थे क्योंकि वो अंग्रेजों के चरण चाटते थे और हिंदुस्तान को गालियां देते थे। और ऐसे चरण चाटू लोग आपने नाम सुना है, हिंदुस्तान के राजाओं के दरबार में कुछ चारण और भाट हुआ करते थे। वो चारण और भाट क्या करते थे? राजा चाहे जितना गंदा हो, चाहे जितना बदमाश हो, चाहे जितना लफंगा हो, लुच्चा हो, वो चारण और भाट हमेशा राजा की प्रशंसा ही करते थे। बदले में राजा उनको कुछ इनाम बांटता था। ऐसे चारण भाटों का खानदान है ये टैगोर खानदान, जिन्होंने ये गीत लिखा है। और मेरा अंदर से रोम रोम कांप जाता है जब कोई मुझे कहता है कि राजीव भाई जनगण मन गाइए। क्यों गाएं? हिंदुस्तान का गीत नहीं है जनगण मन अधिनायक जय। हिंदुस्तान का गीत तो वंदे मातरम रहा है। और यह वंदे मातरम जैसा गीत जो हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई का प्रतीक था, जो हिंदुस्तान के लोगों में खून में जोश भरने का काम करता था, उस वंदे मातरम जैसे गीत को हिंदुस्तान में राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिलवाने में 50 साल लग गया हमको, अब जाके हुआ है। लेकिन जो गुलामी के जमाने का गीत था जनगण मन अधिनायक जय है, वो आजादी के तुरंत बाद हिंदुस्तान के उन गुलाम लोगों ने जो शरीर से आजाद होंगे लेकिन दिमाग से गुलाम होंगे, हिंदुस्तान का राष्ट्रीय गीत बनाया था उन्होंने। और आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि कांग्रेस के 2 अधिवेशन हुए थे, जिन दोनों अधिवेशनों में यह फैसला हुआ था सर्वसम्मति से
कि हिंदुस्तान की आजादी के बाद जनगण मन हमारा